हो आप लोग। कल की पर्यावरण की क्लास या ईवीएस की क्लास में हमने भारत के संविधान में के बारे में पढ़ा कि कब इसका गठन किया गया, कब से प्रभावी हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ये सब आपको हमने डिस्कस किया। भारत हमारा एक यह था कि जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले किया गया और हर जगह ऐसा नहीं था। और बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की सूचियों के बारे में पढ़ा, संविधान में कितने, जब बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे और आज हमारे पास मौजूदा अनुच्छेद कितने हैं। और इसके अलावा 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस तरह के शक्तियों का बंटवारा संविधान में किया गया है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में बताया था कि निर्वाचित सदस्य होते हैं, कार्यपालिका में जो नौकरशाह है, आईएएस, पीसीएस, ये सब लोग, और न्यायपालिका में जो न्यायपालिका जो जज वगैरह होते हैं, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ ही लिया था। मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में वह यूएसए से लिया गया है। संसद में अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का वो किया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का प्रावधान किया गया है। संसद के राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है, ये हमने पढ़ा था। अब राज्यसभा के आपने पढ़ लिया कि 3 हिस्से होते हैं, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है। और संसद के जो 3 सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अब संसद जो हमारी है वो हमारी विधायिका के अंतर्गत आती है। अब संसद के अंदर मुख्य जो ये राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है और इसका कार्य क्या होता है, कानून को बनाना और संविधान में ज़रूरत के अनुसार समय समय पर संशोधन करना। तो सबसे पहले संसद के 2 हिस्से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और यह एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब यह है कि जैसे जो लोकसभा है वो हर बार जब भी किसी सरकार का बहुमत होता है या चुनाव होते हैं, उसके समय उसका एक कार्यकाल है 5 वर्ष, उसके बाद वो भंग हो जाती है। अगर वो भंग हो गई तो वो स्थायी सदन नहीं है, वो अस्थायी सदन है। लेकिन जो राज्यसभा है पूरी तरह से स्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और ये सब हमने पढ़ लिया था। तो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अभी एक समय सचिन तेंदुलकर को और लता मंगेशकर जी को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की जो अध्यक्षता करता है, मतलब सदन जो चलता है वो उपराष्ट्रपति के अंतर्गत चलता है। अब राज्यसभा का कौन मेंबर बन सकता है, तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हम देखिए। राज्यसभा का सबसे पहले बनने के लिए आवश्यकताएं हैं, जैसे भैया नौकरी पाने के लिए आप लोगों को कुछ योग्यताएं चाहिए कि भैया बीएड चाहिए, बीटीसी चाहिए। उसी तरह अगर राज्यसभा का कोई सदस्य बन रहा है तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। सबसे पहले क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब सबसे पहले एक तो वो भारतीय नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र 30 साल कंप्लीट हो चुकी हो, तीसरा उसके कोई लाभ के पद पे ना हो। मतलब कि अगर जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है तो नौकरी कर रहा है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके भी लाभ के पद के लिए अलग अलग डेफिनेशन ली गई है। किसी कंपनी का सीईओ नहीं हो सकता है या कहीं पे भी कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता। अब लोकसभा, देखिए लोकसभा सदस्य का निम्न सदन है, लेकिन मुख्य सदन यही है। क्यों है ये मुख्य सदन, क्योंकि यहीं पे चुने हुए, यहाँ पे जनता से चुने हुए सीधे लोग जाते हैं। जैसे मोदी जी हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, क्यों, क्योंकि उनको बनारस की जनता ने चुनकर भेजा है। वैसे ही अमित शाह हैं और वैसे ही अखिलेश यादव जी हैं और उसी तरह से राजनाथ सिंह है जो लखनऊ के सांसद हैं। तो आप लोग भी अपने यहाँ के कौन सांसद हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लोकसभा में अब देखिए जैसे हमारे यहाँ के प्रमोद तिवारी हैं, प्रमोद तिवारी राज्यसभा के सांसद हैं, वो उच्च सदन के हैं। तो उनको कांग्रेस ने, अब राज्यसभा के कैसे चुनाव होता है ये भी एक डिटेल में है, हमको इतनी डिटेल में नहीं जाना है। तो लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, याद रखिएगा,
81, वहाँ पे क्या था 79, राज्यसभा में जो संख्या निर्धारित की थी वो 79, यहाँ पर 81। तो लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य, जिनमें राज्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 530 सदस्य तो निर्वाचित होंगे, और बाकी जो केंद्र शासित क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1952 से लेकर 20 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 थी। पहले भाई अंग्रेजों के ज़माने के बाद कांग्रेस सरकार ने उनके मतलब जो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल मतलब जो ऐसे अंग्रेज या जिन्होंने यहाँ पे शादियाँ कर ली थी, या फिर जिन्होंने जो यहीं पर रुक गए थे, तो उनके लिए एक विशेष छूट हुआ करती थी। उनकी विशेष छूट ये क्या थी कि भैया कुल मिला के 2 सदस्य उनके मनोनीत किए जाएंगे। तो मोदी सरकार ने ये कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया? 104वां संशोधन जो था 2000 संविधान संशोधन 19 के द्वारा जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब 552 की जगह कुल संख्या लोकसभा में कितनी है? 550, याद रखिएगा। अधिकतम संख्या 550 है। 530 सदस्य वहाँ से आते हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होता है। जब अब टाइम देखिए कब से जोड़ा जाएगा, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ, मतलब जब सांसद आ गए तो वो सब बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो जब चुन के आ गए उसके बाद से उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। परंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के हाथ यहाँ पर बहुत बंधे हुए हैं। वह जब चाहे उसको भंग नहीं कर सकता। भंग तभी होगा जब उस सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। अब लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को चुनते हैं और उसका बहुमत के आधार पर चुनाव होता है। अगर वो चुन लिया जाता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब अध्यक्ष का कार्य क्या होगा? अध्यक्ष का ये कार्य होगा कि किस सांसद को बोलना है, किस सांसद को मौका उठाना है, और किस सांसद का कितना समय देना है, ये सब लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मालवंकर थे, जिनको पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। इसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। या प्रोटेम स्पीकर मतलब काम चलाओ स्पीकर। तो जब भी सब सदस्य चुन के आ गए तो अब तुरंत उनका कुछ, जब तक वो अपने में से एक अध्यक्ष नहीं चुनते हैं तब तक राष्ट्रपति एक काम चलाऊ टाइप का उन्हीं में से जो मतलब जो थोड़ा अनुभवशाली होते हैं या सबकी जो मान्यता प्राप्त होते हैं उनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर देता है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसमें धन से संबंधित, आर्थिक संबंधित चर्चाएं होती है। तो धन विधेयक को कौन डिसाइड करता है? इसका सत्यापन केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा केवल उस पर अपनी अनुशंसा कर सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी। अब देखिए कोई धन विधेयक है, अगर लोकसभा ने उसको पारित करके भेज दिया तो राज्यसभा उसमें कोई परिवर्तन चाहती है, तो उसकी रिक्वेस्ट, अनुशंसा मतलब एक रिक्वेस्ट टाइप की है। अब उसको मानना ना मानना इसका काम है लोकसभा के लोगों का काम है। अगर वो नहीं मानते हैं फिर उसको वापस कर देते हैं, तो फिर उसको 14 दिन में उसको पारित ही करना पड़ेगा, फिर उसमें वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लोकसभा को वापस लौटाना होता है, तब वह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर 14 दिन में नहीं करते तो ऑटोमेटिक उसको पारित मान लिया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है जो अध्यक्ष की एब्सेंस में वो कार्य करता है। लोकसभा सदस्य की क्या योग्यताएं होती हैं, ये देखिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो, मतलब कहीं पूरे भारत में वोट डाल सकता हो, और किसी भी लाभ के पद पे ना हो। राष्ट्रपति, अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति कौन बन सकता है भारत का? वैसे तो ये जो सत्ता पक्ष चाहती है सरकार वही राष्ट्रपति बन जाता है, अभी तक तो यही क्राइटेरिया चल रहा है। फिलहाल राष्ट्रपति कौन होता है? यह देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा, देखिए दिखने में ऐसा लगता है सारी पावर जो है ना वो राष्ट्रपति के पास ही है, पर ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति केवल नाम का है, सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में होता है।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो कम से कम 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। जैसे कहीं राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है तो प्रधानमंत्री की सलाह ले सकता है। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाएं जो जल, थल और नभ हैं, तीनों की सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई अनियमितता होती है तो राष्ट्रपति की संसद द्वारा महाभियोग पारित किया जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना हेतु 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। तो अब 246 के अनुसार जो क्या वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करना है तो इसका डिटेल जो है वो 7वीं अनुसूची में मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। अब संघ सूची क्या होता है आपको बताया था, जिसपे संघ मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना, इसमें राज्य ही कानून बनाता है। बाकी संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। वर्तमान समय में इसमें 59 विषयों को सम्मिलित किया गया है। अब समवर्ती सूची क्या है? इसमें उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर कानून जो है वो केंद्र सरकार ने बना दिया है तो केंद्र सरकार का ही कानून ज़्यादा मान्य होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इससे क्लास में पहले इसमें एक एक लाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपे हुए हैं, आपको उसको देखना है और उसकी तैयारी करनी है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर ज़रूर कर देना भाई, इससे हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों का भी पढ़ने में मन लगेगा। थैंक यू।